हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th का एग्जाम लिखे हुए हैं और आर्ट्स लेने का प्लान बना रहे हैं तो आर्ट्स के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। उसके लिए हमने अलग से एक यूट्यूब चैनल बना रखा है जिसपे ये वीडियो आपका जा रहा है, CWH आर्ट्स। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं क्लास 11th के या स्टूडेंट है क्लास 12th के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में कुछ फ्री क्लासेस आपके लिए जाएंगे। जो डेमो क्लास आप मानो या फ्री क्लासेस मानो, उसको पढ़ के आप उसका फायदा भी ले सकते हो। साथ ही साथ क्लास 11th में जो बच्चे भी 10th लिखे हैं उनको सब्जेक्ट चुनने में बहुत समस्या आती है कि सब्जेक्ट का चॉइसिंग कैसे करेंगे, किस तरह से विषय चुनना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट रखे कि मेरे लिए अच्छा होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री लेते हैं। तो आज अब आपको हिस्ट्री का पूरा सिलेबस बताने वाले इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के का जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, ये है झारखंड में हजारीबाग में मटवारी पेट्रोल पंप के पास। तो आप यहाँ आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, घर बैठे क्लास करना चाहते हैं, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते समय दो ऑप्शन होता है, व्हाट्सएप और अनदर मेथड। तो आप अनदर मेथड को चुनना, अपना नंबर डालना, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूं। आपको किसी भी तरह की समस्या होगी अगर ऑनलाइन क्लास लेने में तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कर दूंगा। आप सेपरेट पेपर का भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, आप चाहेंगे तो सिंगल पेपर का भी ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का। ये मेरा नंबर है 9771580632। आप चाहेंगे तो सिंगल पेपर का, जैसे कोई बच्चा चाहे केवल हिस्ट्री लेना तो हिस्ट्री ले सकता है, और कॉम्बो भी है, सारे सब्जेक्ट का एक साथ है। सिंगल पेपर का अगर कोई स्टूडेंट हमारा कोर्स लेता है तो सिंगल पेपर का कोर्स पड़ेगा 1130 रुपये एक सब्जेक्ट का पूरे साल भर के लिए। और अगर कॉम्बो लेता है, कॉम्बो में एक सब्जेक्ट पड़ेगा 1025 रुपया। कॉम्बो में 1025 और ये 1130, यही इसका सिलेबस का। 1025 इंटू अगर 5 हम देखें तो ये आता है 5125, और यही 5125 आपको पूरे साल भर का पांचों सब्जेक्ट का पड़ेगा कॉम्बो में। तो आप लोग इस कोर्स को अगर लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले कुछ डेमो वीडियो आप देख लीजिए, आप सेटिस्फाई हो लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है तो आपको जुड़ना चाहिए अपने अच्छे भविष्य के लिए। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का देखते हैं, सिलेबस क्या क्या सिलेबस है पढ़ना क्लास 11th में जो हिस्ट्री में है। सर आपको हिस्ट्री के लिए गाइड करेंगे और कि क्या क्या सिलेबस है जो आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का जो सिलेबस है। ठीक है, इसमें कुल 7 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब 7 चैप्टर में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, तो इसे पढ़ना है क्या कि लेखन कला और शहरी जीवन, लेखन कला का विकास कहाँ हुआ, कब हुआ। लेखन कला यानी कह सकते हैं लिखने की शैली, जो लिखने की शैली थी, लिखने का जो कला था, वो प्रारंभ में प्राचीन काल में किस तरीके से लोग लिखते थे, क्या उनकी लिपि थी, किस विधि के माध्यम से वो लिखते थे, लिखने के लिए कौन कौन से अक्षर या किस लिपि का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद क्या है, शहरी जीवन। ठीक है, तो प्रारंभ में शहरी जीवन सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही शुरुआत हुआ था। ठीक है, अब शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुआ, क्योंकि मेसोपोटामिया एक सभ्यता था। ठीक है, और ये सभ्यता का विकास दो नदियों के मध्य, एक तरफ से दजला नदी, दूसरी तरफ से फरात नदी गुजरी हुई थी। ठीक है, जैसे कि इधर से दजला नदी और इधर से फरात नदी, और ये जो हमारा क्षेत्र बीच वाला जो भूमि था, इसी को कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है हम लोग को, इसी के अंतर्गत में आ जाएगा हमारा मेसोपोटामिया की भूगोल। ठीक है, यानी मेसोपोटामिया की भूगोल, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, मेसोपोटामिया के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चारों दिशा में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, मेसोपोटामिया के वासियों की जीविका का क्या साधन रहा होगा। ठीक है, सेकेंड में इसी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है शहरी जीवन।
शहरी जीवन के में पढ़ना हम लोग को, ठीक है, कि शहर में जैसे अन्य प्रकार की आवश्यक वस्तुएं चाहिए, ठीक है, जैसे कि अनाज, अनेक प्रकार के आवश्यक जो वस्तुएं वो कहाँ से आते हैं, उन्हें आने उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले आने और ले जाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था। क्या जल मार्ग से व्यापार होता था या फिर स्थल मार्ग से व्यापार होता था, ठीक है, इसके अंतर्गत ये भी हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखना है लेखन प्रणाली, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट लेखन कला, ठीक है, लिखने की जो कला है वो कैसे लिखा जाता था। तो ज्यादातर मेसोपोटामिया के जो वासी थे वो लेखन कला के रूप में किलाशर लिपि का प्रयोग करते थे, ठीक है। अब किलाशर लिपि होता क्या है, देखिए एक मिट्टी को आसानी से वो लेकर के पूर्व से गूंथ करके, ठीक है, एक शेप आकार में, जिस तरीके से उनको शेप चाहिए उस आकार में लेकर के, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से लिखा जाता था, ठीक है, और लिख करके उसे सुरक्षित स्थानों पे रखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखना है हम लोग को साक्षरता। साक्षरता कहने का मतलब है कि मेसोपोटामिया के बाद साक्षर थे, क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, किन विधियों का प्रयोग करते थे, ये सारा पॉइंट हम लोग को एक एक करके क्या होगा चैप्टर वाइज में देखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड जो चैप्टर 2 है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये जो 3 महाद्वीप है वो है एशिया, यूरोप और अफ्रीका। ये तीनों महाद्वीपों में एक रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। तो ये साम्राज्य फैला हुआ था, तो आखिर इतना लंबा, इतना बड़ा विस्तार क्षेत्र पर जब किसी साम्राज्य के राजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता था तो उनके पास अनेक प्रकार की चुनौतियां भी बनी होती थी। वे सारे चुनौतियों का सामना करते हुए पूरे साम्राज्य में, पूरे क्षेत्र में वो शांति स्थापित या शांति रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे, ठीक है। देखिए क्या क्या उठाए गए। तो इसे पढ़ना होगा क्या कि सबसे पहले तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य तो रोमन साम्राज्य था। तो ये साम्राज्य का विकास, इसका विस्तार देखना पड़ेगा कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किन किन क्षेत्रों तक ये रोमन साम्राज्य का जो था वो विस्तार विकास हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट देखना क्या होगा, इसका आर्थिक विकास देखना होगा कि आखिर इस सभ्यता, आखिर इतना विशाल क्षेत्र में ये साम्राज्य फैला हुआ था, तो साम्राज्य के लिए या इस साम्राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए जो आर्थिक व्यवस्था था वो क्या था, किस तरीके से वो अपनी जीविका को चलाने के लिए कौन कौन से साधन उनके पास उपलब्ध थे, ठीक है। अगर कृषि करते थे तो सिंचाई करने के लिए पानी कैसे वो खेतों में लाते थे, फसल की कटाई कैसे करते थे, बुआई के क्या करते थे, कौन कौन से तकनीक उनके पास उपलब्ध था, ठीक है। नेक्स्ट देखना पड़ेगा श्रमिकों पर नियंत्रण, ठीक है। जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उनके ऊपर किनका नियंत्रण होता था, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक श्रेणी। जो समाज था उस समाज में देखिएगा आज क्या है, वर्तमान समय में अलग अलग भाग में बांटा गया है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो उस तरीके जो समाज में लोग निवास करते थे उनकी क्या श्रेणी बांटी गई थी, ठीक है। तो अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग और अमीर वर्ग, इस तरीके से क्या गया था, वहां उस समय भी समाज की 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था, बांटा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है यायावर साम्राज्य, ठीक है। तो इस आयावर साम्राज्य में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मंगोलों की सामाजिक और मंगोलों की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है। इस आयावर साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है मंगोल साम्राज्य के बारे में। तो मंगोल साम्राज्य के बारे में पहले जानेंगे क्या, इस आयावर या मंगोल साम्राज्य का विस्तार किन किन क्षेत्रों तक था, ठीक है। विस्तार जानने के बाद मंगोलों की सामाजिक स्थिति क्या थी, कैसे थी, किस तरीके से लोग अपने समाज में
रह रहे थे, क्या उनके पास सुविधाएं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसी के अंतर्गत राजनैतिक स्थिति, जिसका राजनीतिक था किस तरीके से, किस वर्ग, किस समुदाय के लोगों के द्वारा पूरे आयावर साम्राज्य में शांति स्थापित की गई थी, ठीक है। इसी के इसके बाद हम देखेंगे चंगेज खां, ठीक है, जो आयावर साम्राज्य मंगोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक चंगेज खां को माना जाता है, ठीक है। ये चंगेज खां का जन्म कहां हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनके माता पिता कौन से कार्य करते जिसके कारण इसे इतना बड़ा साम्राज्य मिला, ठीक है। चंगेज खां की जीवन परिचय, उनकी माता के बारे में, पिता के बारे में, उनकी विवाह, उनके पुत्र के बारे में सारा हम लोग को इसके अंतर्गत में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी के अंदर देखना है हम लोग को, अब क्या होता है कि अंत में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है। तो चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु के बाद ये पूरे आयावर साम्राज्य पर किस वर्ग या किस समुदाय या किस व्यक्ति के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया गया, इसके बारे में फिर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 3 वर्ग, ठीक है। अब 3 वर्ग में देखिए, ये 3 वर्ग यानी जो हमारा समाज है, उस समाज में प्राय 3 वर्ग के लोग निवास करते हैं, ठीक है। वर्ग मतलब कहने का मतलब जो हमारे समाज में लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसकी बात किया जा रहा है। तो इस पूरे समाज को 3 वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग यानी कह सकते हैं कि पूरे समाज में, ठीक है, या पूरे समाज को 3 अलग अलग वर्ग में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था, विभक्त किया गया था, ठीक है। जिसमें से देखिए प्रथम जो वर्ग है, इस वर्ग में कौन आते थे, ठीक है। तो प्रथम वर्ग में जो आते थे पहला, वो पादरी वर्ग के लोग आते थे, ठीक है। और पादरी बिच्छू भी बोल सकते हैं हम लोग। पूरे साम्राज्य में, चाहे आयावर साम्राज्य हो, मंगोल साम्राज्य हो, पूरे साम्राज्य में सबसे पहले किसको रखा गया था, प्रथम स्टेज पर पादरी को रखा गया था। और ये पादरी समाज में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते थे, ठीक है, सर्वोच्च अधिकार इन्हें प्राप्त था। दूसरे वर्ग में कौन आता था, अभिजात वर्ग आता था, ठीक है। अरे अभिजात वर्ग मुख्यतः क्या था, इनका काम कि जो हमें इसमें अभिजात वर्ग बोल सकते हैं, सेना बोल सकते हैं, ये सब वर्ग के लोग इसमें क्या करते थे, निवास करते थे, रहते थे, ठीक है। जो किसी अब ये क्या मुख्यतः ये राज्य जो अभिजात वर्ग के लोग थे, प्रथम वर्ग में कौन आता था, पादरी वर्ग के लोग, द्वितीय वर्ग में कौन, अभिजात वर्ग के लोग, और तृतीय जो वर्ग में था इसमें आते थे किसान और मजदूर, ठीक है। किसान और मजदूर वर्ग के लोग जो थे वो तृतीय वर्ग में आते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या थे कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर या इस समय दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए चैप्टर 5 में क्या है, बदलती हुई सांस्कृतिक या संस्कृति परंपराएं। जो हमारा संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो क्या हो रहा है, समय के अनुसार धीरे धीरे बदल रहा है, ठीक है। तो आखिर हमारा संस्कृति कैसे बदल रहा है, बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, इटली के बारे में पढ़ना है, इटली की पुनर्स्थापना, ठीक है। जब किसी साम्राज्य, किसी क्षेत्र का पतन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, उसको पुनर्स्थापना होगा, फिर से उसके वहां पे एक नए शहर, नए नगर को बसाया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वहां पर जो लोग निवास कर रहे थे आज से 100 साल 1000 साल पहले, और उसी स्थान पर एक नए नगर, नए शहर की स्थापना किया जाए, तो उस समय जो लोग कल्चर, जो सोसाइटी को मान रहे, क्या उसी चीज को तो नहीं माना जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अंदर देखना है हम लोग को, इसी के अंतर्गत आया था क्या, विश्व विद्यालय, जिसको लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी।
ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा, यानी जाहिर बोल सकते हैं कि इटली में जो होता है वो शिक्षा का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और जब शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो धीरे धीरे वहां पे क्या होता है कि स्कूल कॉलेज तो था ही, उसके साथ साथ महाविद्यालय विश्वविद्यालय वहां पे खुलना प्रारंभ हो गया, जिससे लोग बहुत ज्यादा शिक्षित होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके तरह देखना हम लोग को, ईसाई धर्म के अंतर्गत बहुत सारा वाद विवाद होता था, बहुत सारा टकराव होता था, यानी ईसाई धर्म के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर 6 है देखिए चैप्टर 6 क्या है, मूल निवासियों का व्यवस्थापन। ठीक है, व्यवस्थापन का मतलब क्या होता है, व्यवस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी मूल यानी एक स्थान पे जो लोग, किसी लोग लाखों साल हजारों सालों से एक स्थान पे रहे, वहां को क्या हो जाते हैं, मूल निवासी। व्यवस्थापन का मतलब क्या होता है कि कहीं उसे उठा करके, ठीक है, किसी दूसरे स्थान पे ले जाकर के उसे बसाया जाना, उसी को क्या कहा जाता है, व्यवस्थापन। किसका व्यवस्थापन किया जाएगा, जो मूल निवासी है, जो किसी एक निश्चित स्थान पे हजारों साल लाखों वर्षों से वहां पे वो रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उसके वंशज वहां पे रह रहे थे, उन लोगों को जब गवर्नमेंट उस क्षेत्र में किसी प्रोडक्ट को लाती है, फैक्ट्री खोलती है, ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में उस जमीन की, उस भूमि की गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, तो वैसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, जो वहां के मूल निवासी होते हैं उसे उठा करके दूसरे स्थान पे स्थापित करने का काम या उसे वहां पे बसाने का काम किया जाता है, उसी को कहा जाता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उनके पास जो जमीन था, जो संपत्ति था, जो घर था, जो मकान था, उससे उसको बेदखल कर देना। ठीक है, उस पर उसका नियंत्रण जो था, उस गवर्नमेंट उस पर नियंत्रण कर लेती है, वहां उसको दूसरे स्थान पे जाकर के बसा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट चैप्टर आपका 7 है आधुनिकीकरण के रास्ते। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आधुनिकीकरण के रास्ते हम लोगों को पढ़ना है जापान की राजनीतिक व्यवस्था, मैजी पुनः स्थापना। जापान में क्या होता है कि मैजी पुनः लाया जाता है, यानी आप बोल सकते हैं कि आज पूरा विश्व जो है वो आधुनिकीकरण के मार्ग को अपना चुका है। आधुनिकीकरण कहने का अर्थात मतलब है कि बहुत अलग अलग क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में क्या देखते हैं हम लोग कि मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं, जितने प्रकार की मशीन इंडिया में या भारत में यूज या प्रयोग किया जा रहा है वो सारा इंडिया में नहीं बनाया गया, बल्कि बहुत ऐसे मशीनें जो है वो अलग अलग कंट्री से भी यहाँ पे आई है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आज सिर्फ इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व इस आधुनिकीकरण के मार्ग को अपना रहा है। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा मशीनीकरण किया जा रहा है। ठीक है, देखिए आगे क्या, इसमें क्या होता है, साम्यवादी चीन का उदय होता है। ठीक है, औद्योगिक मजदूर, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा फैक्ट्री खुलता है, और फैक्ट्री खुलने के बाद अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर ये सारा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो सर के द्वारा जो बताया गया नंबर उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आके मिल भी सकते हैं।